नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार। हमने पिछले क्लास में मौर्य वंश के बारे में बताए थे। उसमें से हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य एवं बिंदुसार के बारे में पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद हम लोग बिंदुसार के बाद उनके पुत्र अशोक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो अशोक का जो शासन काल था वो 298 ईसा पूर्व से लेकर 273 ईसा पूर्व तक था। आइए, इनको अनेक नामों से जाना जाता था अशोक को। तो आइए, कौन कौन से नाम से इनको जाना जाता था। तो पहला नाम जो था इनका देव नाम प्रिय था। दूसरा नाम क्या था? उज्जैन करमोली। और तीसरा नाम जो था देव प्रियदर्शी। चौथा नाम अशोक वर्धन। सबका अलग अलग जगहों पर नाम का प्रयोग किया गया। उसके बारे में हम लोग देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट नाम है होगा। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। 273 ईसा पूर्व में जो मगध की राजगद्दी पर ये बैठे थे अशोक, और मगध की राजगद्दी पर बैठने से पहले ये अवंती के राजपाल भी थे। आगे देखते हैं। इनके जो माता का नाम था सुभद्रांगी था। ये भी बहुत सारे एग्जामों में पूछ लिया जाता है कि इनके माता का नाम क्या था, तो ध्यान रखिएगा, सुभद्रांगी। अगला पॉइंट जो है अशोक का, जो अशोक नाम से किस में वर्णन है। तो अशोक का जो नाम अशोक है ये मास्की अभिलेख जो कर्नाटक में पड़ता है। दूसरा जो है गुर्जर अभिलेख एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश। और तीसरा जो है नेतुर अभिलेख, ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ये तीनों ही अभिलेख इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। अभिलेख करने का मतलब जो पत्थरों पे या धातुओं पे जो राजा द्वारा या अन्य व्यक्ति द्वारा जो लिखा जाता था, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अभिलेख। चलिए आगे देखते हैं। तो कौन कौन सा अभिलेख था? मास्की अभिलेख में उनका नाम अशोक मिलता है, दूसरा गुर्जरा और तीसरा नेतुर। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। अशोक ने स्वयं को भाब्रू अभिलेख में मगध का राजा बताया, और किसी में अशोक अपने आप को नहीं बताया। लेकिन अगर भाब्रू अभिलेख देखिएगा जो राजस्थान में से मिला है, वहां पे इन्होंने स्वयं को क्या बताया है? मगध का राजा। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। पुराणों में इनको अशोक को अशोक वर्धन के नाम से जाना जाता है। तो अभी हमने जब देखे थे कि बहुत सारा नाम से इनको जाना जाता था, उसी में एक अन्य नाम क्या था? अशोक वर्धन। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पुराणों में अशोक को किस नाम से जाना जाता था, तो किस नाम से जाना जाता था? अशोक वर्धन। या ऐसे भी पूछा जा सकता है अशोक वर्धन जो नाम था किस में मिलता है, तो पुराणों में। तो अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। बौद्ध धर्म की जो दीक्षा दिए थे ये उपगुप्त ने इनको दिए थे। फिर अगला है इन अशोक का जो 7वें अभिलेख है, इन्होंने अभिलेख जो लिखवाया था उनमें से जो वो 7वां अभिलेख किससे संबंधित था? आजीवकों का उल्लेख है उसमें। आजीवक संप्रदाय जो हमने पिछले क्लास में बताया था, बिंदुसार जो इनके पिताजी थे वो किसको मानते थे? आजीवक संप्रदाय को। तो उन्हीं के बारे में वर्णन किस में है? 7वें अभिलेख में। फिर अगला पॉइंट देखते हैं। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया था। इससे पहले कोई भी शासक शिलालेख लिखवाने की प्रथा नहीं थी, तो वही सबसे पहले शिलालेख किन्होंने लिखवाया था? तो अशोक सम्राट ने। फिर अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अशोक ने आजीवकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाएं कर्ज, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी का निर्माण करवाए थे। ये चारों जो है ये कहाँ पे पड़ते हैं? बराबर जो है ये बिहार के जहानाबाद जिला में पड़ता है। कौन कौन बराबर की पहाड़ियों में कौन कौन से नाम से 4 गुफाएं बनवाए थे? तो पहला कर्ज, दूसरा चौपार, तीसरा सुदामा, चौथा क्या था? विश्व झोपड़ी। चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट हम लोग। अशोक ने शिलालेखों में ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग किए थे। जो लिखने का जो लिपि था, जैसे हम लोग हिंदी लिखते हैं तो किस लिपि में लिखते हैं? देवनागरी लिपि में। तो उसी तरह से जो पहले लिखवाए थे शिलालेख, तो कौन से लिपि में था? ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि। तो जो ब्राह्मी लिपि था वो सबसे ज्यादा इसी में मिलता है। और ये कहाँ पे मिलता है? ब्राह्मी लिपि का जो अभिलेख है वो सिर्फ भारत में मिलता है और ज्यादातर। और फिर अगला जो है खरोष्टी लिपि, ये जो पाकिस्तान वाला अर्थात उत्तर पश्चिम जो क्षेत्र था उस एरिया में
खरोष्टी लिपि में लिखा अभिलेख मिलता है। फिर जो ये ग्रीक एवं अरमाइक लिपि है, ये कहाँ पे मिलता है? अफगानिस्तान में। और आपने पढ़े होंगे कि जो सबसे पहले इनका जो लिपि था, इस लिपि में जो लिखा हुआ अभिलेख था, उसको पढ़ने का काम जेम्स प्रिंसेप ने किया था। फिर अगला पॉइंट, कौशाम्बी अभिलेख को, उसी तरह से एक और अभिलेख है कौशाम्बी अभिलेख, उसको रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। तो यह भी ध्यान में रखिएगा। ऐसे पूछा जा सकता है किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है, तो किसको बोलेंगे? कौशाम्बी का अभिलेख। फिर अगला पॉइंट, अशोक का सबसे लंबा अभिलेख जो है 7वां अभिलेख है। आपसे पूछा जा सकता है कि अशोक जितने भी अभिलेख लिखवाए थे उनमें से सबसे लंबा कौन सा अभिलेख था, तो वह है 7वां अभिलेख। फिर अगला है अशोक का जो सबसे छोटा स्तंभ लेख। स्तंभ लेख कहने का मतलब जो पिलर टाइप के बना होता था, उस पे जो लेख लिखा आता था उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? स्तंभ लेख। तो वही पूछ रहा है सबसे छोटा जो अभिलेख था, स्तंभ अभिलेख, वो कौन सा था? रूमनदेही जो स्तंभ लेख था। ये कहाँ है? रूमनदेही जगह है नेपाल में, तो उसी के नाम पे इस अभिलेख का नाम पड़ गया रूमनदेही अभिलेख। फिर अगला जो है अभिषेक, मतलब जब वो राजा बने थे अशोक, तो उसके 8वें वर्ष इन्होंने लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किए थे। उसकी राजधानी तोसली को इन्होंने क्या किया था? जीत लिया था और अपने कब्जे में ले लिया था। चलिए इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं।